कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पे फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देता बिल पे, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा। इसके बाद जब ये ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाता है तो ये ड्राफ्ट बिल बन जाता है। आज इस लेक्चर में हम लोग ड्राफ्ट बिल, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस को समझेंगे, उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, क्योंकि अक्सर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इवन के जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं या फिर ऐसे ही किसी लीगल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी कन्फ्यूजन रहती है इन लीगल टर्म्स को समझने में। तो आज मैं बहुत ही इजी वे में इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी, जिसके बाद हमेशा आपको इन टर्म्स को याद रखने में आसानी होगी और कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। इस चैनल पे 60 to 70% जो ऑडियंस है उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद मैं अच्छी वीडियोस, अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगी, और ये भी एक मोटिवेशन ही होती है कि उससे पता चलता है कि अच्छा जो हम लोग लेक्चर्स बना रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या फिर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो फिर इंसान मज़ीद मोटिवेशन के साथ अच्छा काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले ड्राफ्ट को समझते हैं। कोई भी नया लॉ बनाने के लिए कुछ लीगल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ड्राफ्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने करप्शन से रिलेटेड, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई नया लॉ बनाना है, तो सबसे पहले इसका ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसमें इस लॉ से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ होंगे, रिसर्च होगी, प्रिंसिपल्स होंगे, और अगर इस लॉ की कोई वायलेशन करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट क्या दी जाएगी, वो पनिशमेंट्स लिखी जाएंगी। उसके बाद इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस होंगी, तो ये सारी चीज़ें जब रिटन फॉर्म में प्रिपेयर की जाएंगी तो इनको ड्राफ्ट बोलेंगे। इसके बाद जब ये ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाता है तो ये ड्राफ्ट बिल बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा मैटर है जिस पे जो फेडरल गवर्नमेंट है वही अगर लेजिस्लेशन कर सकती है, तो फिर इस बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा। अब आप सबको पता है कि पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलके बनती है, नेशनल असम्बली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस नेशनल असम्बली एंड अपर हाउस सेनेट। तो अगर ये बिल नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट होता है तो सबसे पहले नेशनल असम्बली में इस बिल पे डिबेट होगी, वोटिंग होगी, और अगर ये बिल पास हो जाता है नेशनल असम्बली से तो फिर इस बिल को सेनेट में भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, और अगर सेनेट से भी ये बिल पास हो जाता है, इस पे कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह नहीं लगते, फिर इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए, और अगर प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देता है इस बिल पे तो ये बिल एक्ट बन जाता है। अब ये तो सिंपल प्रोसीजर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब एक बिल विदाउट अमेंडमेंट दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट भी इस बिल पे अपनी असेंट दे देता है तो ये बिल एक्ट बन जाता है। अब कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाउस से बिल पास हो जाता है लेकिन दूसरे हाउस में ये बिल पेंडिंग रहता है 90 डेज़ तक, या फिर दूसरा हाउस इस बिल को पास तो करता है लेकिन विद अमेंडमेंट्स, या फिर अगर दूसरा हाउस इस बिल को रिजेक्ट कर देता है, या फिर अगर दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है लेकिन प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देता बिल पे, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा। तो 1 बाय 1 हर सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर सिचुएशन देखें तो अगर एक बिल नेशनल असम्बली से पास होता है और अप्रूवल के लिए उसे सेनेट में भेजा जाता है। अब सेनेट से अगर वो बिल पास हो जाता है लेकिन विद अमेंडमेंट्स पास होता है कि इसमें ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए, तो फिर ये बिल वापस नेशनल असम्बली में भेजा जाएगा जहाँ से ये बिल ओरिजिनेट हुआ है, और अगर नेशनल असम्बली विद अमेंडमेंट्स दोबारा से इस बिल को पास कर देती है तो फिर ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट भी अगर इस बिल पे अपनी असेंट दे देता है तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। अब सेकंड सिचुएशन को देखते हैं। अगर एक हाउस से बिल पास हो जाता है लेकिन दूसरा हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है,
या फिर अगर दूसरे हाउस में वो बिल 90 डेज तक पेंडिंग रहता है, उस पर कोई डिसीजन नहीं आता, या फिर दूसरा हाउस उस बिल को विद अमेंडमेंट्स पास करता है और पास करके वापस उसी हाउस में भेजता है जिस हाउस से ये ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन दूसरा हाउस इस बिल को विद अमेंडमेंट्स दोबारा पास नहीं करता, तो इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट होगा वो पार्लियामेंट की एक जॉइंट सीटिंग करवाएगा। जॉइंट सीटिंग में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे और अगर जॉइंट सीटिंग में ये बिल पास हो जाता है मेजॉरिटी वोट से, तो फिर इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। अब लास्ट सिचुएशन देखते हैं। अगर तो जो प्रेसिडेंट है वो बिल को रिटर्न कर देता है कि इसमें ये स्पेसिफिक अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो फिर इस बिल को पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग में रिकंसीडर किया जाएगा और अगर जॉइंट सीटिंग में मेजॉरिटी मेंबर्स इस बिल को पास कर देते हैं तो फिर ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने और प्रेसिडेंट फिर विद इन 10 डेज़ अपनी असेंट देगा। और अगर प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज़ असेंट नहीं देता तो ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा कि प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी है, तो फिर ये बिल एक्ट बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था ड्राफ्ट बिल एंड एक्ट में। अब ऑर्डिनेंस को समझते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पे फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऐसी अर्जेंट सिचुएशन में किसी मैटर से रिलेटेड लॉ बना सकता है और प्रोविंशनल लेवल पे यही पावर गवर्नर को दी गई है कि वो इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ऐड की गई है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपनी ये लॉ मेकिंग की पावर को तभी यूज़ कर सकते हैं अगर तो पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है। पार्लियामेंट या फिर प्रोविंशनल गवर्नमेंट का अगर इजलास नहीं हो रहा, ये इन सेशन नहीं है, तो तभी प्रेसिडेंट या फिर जो गवर्नर है वो इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस ऑर्डिनेंस के लिमिटेशन पीरियड की बात की जाए तो अगर तो ये ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने इशू की है तो फिर ये 120 डेज़ तक इन फोर्स रहेगा। उसके बाद अगर ये ऑर्डिनेंस गवर्नर ने इशू किया है अंडर आर्टिकल 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो फिर इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 90 डेज़ है। 90 डेज़ के बाद ये ऑर्डिनेंस खुद ही ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 120 डेज़ या 90 डेज़ एक्सपायर होने से पहले भी अगर पार्लियामेंट चाहती है कि ये ऑर्डिनेंस कैंसिल होना चाहिए या फिर अगर गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है तो फिर प्रोविंशनल गवर्नमेंट थ्रू रेजोल्यूशन इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म करवा सकती है ये लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट है वो रेजोल्यूशन के थ्रू इस ऑर्डिनेंस का जो टाइम लिमिटेशन है वो फर्दर 120 डेज़ तक एक्सटेंड भी करवा सकती है। अगर प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म करना चाहता है तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, वो एट एनी टाइम इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है। इसी तरीके से जो गवर्नर है वो भी अंडर आर्टिकल 128 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर को यूज़ करते हुए किसी भी टाइम इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगी तो जैसे एक बिल का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वैसे ही इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद इस पे डिबेट होगी, वोटिंग होगी और अगर दोनों हाउसेस से ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो ये परमानेंट लॉ बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था ड्राफ्ट, बिल, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस में। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।